Assalamualaikum, I'm Dr. Samia Jamil and I'm going to make my fifth video on cardiovascular system FCPS pulse radiant notes by Rafula। लास्ट वीडियो में हमने 61 पॉइंट तक कवर किया था। इस वीडियो में हम 62 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। 62 पॉइंट में वो हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज कॉजिंग वेजोकंस्ट्रिक्शन ड्यू टू द स्ट्रेस ऑफ द सर्जरी। बेसिकली हम स्टेम को इस तरह से अगेन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ सर्जरी। अब जो हमारे पास स्ट्रेस ऑफ सर्जरी की वजह से इंक्रीज होता है वो होता है हमारे पास ACTH एंड दैट कॉज द वेजोकंस्ट्रिक्शन। बेसिकली आपने इस तरह से स्टेम को पढ़ना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज ड्यू टू द स्ट्रेस ऑफ द सर्जरी। तो एपिनेफ्रिन इंक्रीज होता है ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ सर्जरी की वजह से, और ये क्या कॉज कराता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन। फिर नेक्स्ट पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिलीज इन द स्ट्रेस ड्यू टू द सर्जरी। अगेन वही बात है कि ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ सर्जरी की वजह से क्या रिलीज होगा, हमारे पास ACTH रिलीज होगा। नेक्स्ट पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज कॉजिंग द वेजोकंस्ट्रिक्शन ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ सर्जरी। तो ये हमारे पास एपिनेफ्रिन होगा। नेक्स्ट पे कहता है कि विच हार्मोन इज रिलीज प्रीडोमिनेटली अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल कंडीशंस। तो जो हमारे पास एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल कंडीशन में इंक्रीज होगा वो होगा हमारे पास ACTH। अब बेसिकली इस चीज़ में हमें आपको एक और चीज़ ऐड कराती हूँ कि अगर वो पेपर में कोई MCQ पूछे कि हमारे पास स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, तो जो हमारे पास स्ट्रेस हार्मोन होता है वो होता है कॉर्टिसोल। आपने हमेशा याद रखना है कि कॉर्टिसोल इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन, और ये बहुत जगह MCQ पूछेगा। लेकिन अगर वो कहे कि ड्यूरिंग सर्जरी जो स्ट्रेस की वजह से रिलीज़ होता है वो कौन सा होता है, वो होता है ACTH। और हमारे पास जो कॉज कराता है वेजोकंस्ट्रिक्शन और ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ सर्जरी रिलीज होता है वो कौन सा होता है, एपिनेफ्रिन। ये स्मॉल डिफरेंस है MCQs का, ये आपने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट पे 63 पॉइंट करते हैं। इसमें कहते हैं 55 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव वुमेन वांट्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हाइपरटेंसिव है वो। द एडवाइस शैल बी। सबसे पहले अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट की बात करेगा तो हमने उसे कहना है कि वॉक 1 माइल डेली करे। सबसे पहले हम उसे वॉक कराना स्टार्ट करेंगे। कहता है नोट इवन दो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन एंड द वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन और सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन भी इंपॉर्टेंट है, आर आल्सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बट विद एक्सरसाइज ग्रेटर रिडक्शन ऑफ अबाउट 4 to 9% हो सकती है। कहता है एक्सरसाइज के साथ सबसे ज़्यादा रिडक्शन हो सकती है हाइपरटेंशन की, लेकिन हम उसे साथ में एडवाइस करेंगे साल्ट रिस्ट्रिक्शन और वेट रिडक्शन भी। लेकिन फर्स्ट पे क्या आएगा, हमारे पास एक्सरसाइज आएगी जिसमें वॉक आएगी 1 माइल पर डे। देन सम पास्ट MCQ डिस्कस कर रहा है। कहता है प्रेग्नेंट वुमेन प्रेजेंटेड विद द हाइपरटेंशन द ड्रग ऑफ चॉइस विल बी। अब जो हमारे पास प्रेग्नेंट वुमेन होती है आपने याद रखना उस पर फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है हमारे पास लेबीटालोल प्रेग्नेंट वुमेन में। और अगर लेबीटालोल प्रेजेंट नहीं है, मतलब ऑप्शंस में नहीं है, तो हम उसे क्या देंगे, मेथाइल डोपा देंगे। लेकिन फर्स्ट चॉइस जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, हमेशा लेबीटालोल होगी। नेक्स्ट पे कहता है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द डायबिटिक पेशेंट विद द हाइपरटेंशन। अब इसे आपने याद रखना है कि डायबिटिक प्लस हाइपरटेंसिव आ जाएगा तो आपने याद रखना है A+B=C। तो C से क्या है, हमारे पास कैप्टोप्रिल है। तो हमारे पास जब भी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन इकट्ठे आएंगे तो हमारे पास C वाली ड्रग होगी, कैप्टोप्रिल होगी, जो हम देंगे पेशेंट को। नेक्स्ट पे कहता है 60 ईयर मैन विद द लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन एंड एओर्टिक स्टीनोसिस। द हिस्ट्री ऑफ हिज हार्ट शो द हाइपरट्रॉफी ऑफ द वेंट्रिकुलर सेल। अब याद रखना आपने कि अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है तो वो क्या कराएगी, हाइपरट्रॉफी ऑफ द वेंट्रिकल सेल कराएगी। और मोस्टली हाइपरटेंशन में जो हाइपरट्रॉफी होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। याद रखना है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है हमारे पास हाइपरटेंशन में। नेक्स्ट पे कहता है 40 ईयर हाइपरटेंसिव मैन विद द BP ऑफ 160/85। हाइपरटेंसिव है वो। विच एंटी हाइपरटेंसिव शुड बी स्टैंडर्ड स्टार्टेड ऑन एस इनहिबिटर्स देंगे हम उसे। नीचे वो टेबल में एक नोट लिख रहा है, इसमें वो स्पेसिफाई करता है विद द एज कि हम कौन सी ड्रग उससे स्टार्ट कराएंगे अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। अब इसमें कहता है कि नाइस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली पेशेंट की एज अगर लेस देन 55 है तो उसे हमने एस इनहिबिटर स्टार्ट करानी है अगर वो हाइपरटेंसिव है। लेकिन अगर एज मोर देन 55 है तो हम उसे जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे या डायूरेटिक्स देंगे ब्लड प्रेशर कम करने के लिए। ये चीज़ याद रखनी है कि मोर देन 55 है तो हम उसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, साथ में डायूरेटिक्स देंगे। लेकिन अगर एज लेस देन 55 है तो हम उसे एस इनहिबिटर्स देंगे। नेक्स्ट पे कहता है कॉज ऑफ द एडिनोमा डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। जो ये अब आपने याद रखना है, ये टोटल रटा MCQ है कि कॉज ऑफ एडिनोमा क्या होता है, हमारे पास डायस्टोलिक हाइपरटेंशन होता है।
मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द थोरेसिक एओर्टिक डायसेक्शन इज हाइपरटेंशन। अब थोरेसिक एओर्टिक डायसेक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, हमारे पास हाइपरटेंशन है। बेसिकली हाइपरटेंशन में जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ये थोरेसिक एओर्टिक डायसेक्शन करवा देगा। नेक्स्ट पे कहता है 50 ईयर ओल्ड लेडी हाइपरटेंसिव भी है और डायबिटिक भी है, ऑन डायूरेटिक्स है, प्रेजेंट विद द हाइपरकेलीमिया। अब वो डायबिटिक भी है, साथ में हाइपरटेंसिव है, साथ में उसे हाइपरकेलीमिया हो रहा है। तो कहते हैं अनकॉन्शियस है लेकिन नॉर्मल BSR है, मतलब कि उससे जो उसका डायबिटीज़ है वो इफेक्ट नहीं कर रहा, ये नेगेटिव है डायबिटीज़ यहाँ पे। और कॉज क्या होगा इसमें, एक्यूट रीनल फेलियर कह रहे हैं। बेसिकली इसमें वो आपको ये बताना चाह रहा है कि अगर हाइपरटेंसिव और डायबिटिक पेशेंट है लेकिन उसका BSR जो है वो नॉर्मल आ रहा है। अब BSR अगर फॉर एग्जांपल उसका जो होता वो ज़्यादा हुआ होता तो हम कह सकते थे कीटो एसिडोसिस की वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया है, लेकिन उसका BSR जो है वो नॉर्मल आ रहा है, ब्लड शुगर रैंडम जो है वो नॉर्मल आ रही है। तो दैट मीन्स कि उसे मसला कोई और है और साथ में हाइपरकेलीमिया है, तो इसमें क्या आंसर दे रहा है वो एक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा पेशेंट का। नेक्स्ट 64 पॉइंट स्टार्ट करते हैं। 64 पॉइंट में वो कहता है कि ASO टिटर टेस्ट इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ र्यूमेटिक फीवर। अब आपने र्यूमेटिक फीवर हम आगे करने जा रहे हैं। र्यूमेटिक फीवर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो ये इस टेबल में दे देगा। नेक्स्ट पे वो MCQ करेगा, आपने अच्छे से इसका टेबल याद करना है। ASO टीटर टेस्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं, र्यूमेटिक फीवर में। नेक्स्ट पे कहते हैं अबाउट रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर इज मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। ये क्या है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। इट यूजुअली अकर 1 to 4 weeks after an episode of the pharyngitis caused by the group A beta hemolytic streptococci। अब बेसिकली इसमें पेशेंट हमेशा हिस्ट्री देगा कि 1 से 4 हफ्ते का ड्यूरेशन बताएगा, कहेगा 2 वीक्स पहले, 3 वीक्स पहले उसे जो है या उसका गला ख़राब हुआ है, फ्रेंजाइटिस की हिस्ट्री होगी। और अगर हम टेस्ट करा के देखेंगे तो वो फ्रेंजाइटिस किससे कौन कॉज कर रहा होगा, ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई कर रहे होंगे। बेसिकली ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का क्या कर रहे होते हैं, रूमेटिक फीवर कॉज करवा रहे होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे वो थोड़ी एक्सप्लेनेशन देता है, कहता है मोस्ट ऑफन अफेक्टिंग चाइल्ड बिटवीन द 5 to 15 ईयर। ये सारी बात हमारे पास किसकी चल रही है, रूमेटिक फीवर की। रूमेटिक फीवर का जो एज ड्यूरेशन है जिसमें वो कॉज करता है वो है हमारे पास 5 to 15 ईयर्स के बच्चों को इफेक्ट करता है। फिर कहता है मोस्ट ऑफन अफेक्टिंग चिल्ड्रन, ये है। नेक्स्ट पे कहता है इट इज़ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब याद रखना आपने कि ये जो हमारे पास रूमेटिक फीवर है ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, और ये कौन सी टाइप का है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है हमारे पास। नेक्स्ट पे हम जो इसका इन्फ्लेमेशन वाला पार्ट है रफ़ीउल्लाह का, उसमें हम इसमें सारी देखेंगे। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में कौन सी इन्फेक्शंस आती हैं, टाइप 2 में कौन से आते हैं और टाइप 3 में कौन से आते हैं। इसमें याद रखना आपने बस इतना कि हमारे पास रूमेटिक फीवर जो है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इन विच द एंटीबॉडीज डिवेल्प अगेंस्ट द एम प्रोटीन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकाई क्रॉस रिएक्ट विद द कार्डियक एंजाइम। अब ये क्रॉस रिएक्ट किसके साथ करते हैं, एम प्रोटीन कार्डियक एंजाइम्स के साथ, जो हमारे पास टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में बन रहे होते हैं। नेक्स्ट पे कहते हैं एक्सचॉफ बॉडीज़ बनती हैं इसमें। अब ये इसका प्रोमिनेंट फीचर होता है एक्सचॉफ बॉडीज़। इसमें कहते हैं पैथोजेनोमिक एंड द टेक्सटिस्टिक लेयन ऑफ द रूमेटिक फीवर है। ये कंपोज्ड ऑफ द मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स होते हैं। इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स होते हैं हमारे पास। और नेक्स्ट पे कहता है सराउंडेड बाय द इनलार्ज मैक्रोफेजेस, एनेक्शोज सेल्स एंड द टी lymphocytes। और ये हमारे पास लार्ज जो सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस उनसे सराउंड होता है, जिन्हें एनेक्शोज सेल्स कहते हैं। और साथ में इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या होते हैं, टी lymphocytes होते हैं। ये हमारे पास सारे फीचर्स हैं एक्सचॉफ बॉडीज़ के जो हमारे पास शो होती हैं इन रूमेटिक फीवर। ये आपने अच्छे से ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट पे रूमेटिक फीवर का क्राइटेरिया वो एक्सप्लेन करता है। अब कहता है कि रूमेटिक फीवर को हम अगर पॉजिटिव देखना है तो डायग्नोसिस इसका थ्रोट कल्चर पे होता है, ग्रोइंग ऑफ ग्राम, ये जो हमारे पास बीटा हेमोलिटिक ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू होता है, या एलिवेटेड एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ एंटी टीटर। ये जो ASO टीटर है ये अगर हमारे पास रेज हुआ होगा तो ये इसका डायग्नोसिस कॉज कराएगा। या प्लस इसके दो और क्राइटेरियाज हैं कि हम इसे पॉजिटिव शो कर सकते हैं, या तो दो मेजर क्राइटेरियाज जो हैं वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएं, या एक मेजर क्राइटेरिया पॉजिटिव आ जाए और 2 माइनर क्राइटेरियाज पॉजिटिव आ जाएं।
अब यहाँ पे हमारे पास इसका निमोनिक बता रहा है, वो मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया को याद करने के लिए वो है जॉन्स कैफे पल। अब इसमें जॉन्स जो है ये मेजर क्राइटेरिया को शो करता है। जॉन्स में हमारे पास जे से आता है जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है, जॉइंट पेन होगा उसे। ओ हमने याद रखना है कार्डियक में या मायोकार्डाइटिस में आता है ओ हमारे पास कि मायोकार्डाइटिस कराएगा। एन से नोड्यूल्स बनेंगे जो मोस्टली सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होंगे। नेक्स्ट पे हमारे पास उसे एरिदोमा मार्जिनेटम होगा और सिंडम कोरिया होगा। सिंडम कोरिया में जो होता है इनवोलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं हाथों की। और जब हम माइनर क्राइटेरिया की बात करते हैं सी से हमारे पास कैफे पल आता है। कैफे पल है हमारे पास माइनर क्राइटेरिया। कैफे में हमारे पास क्या आता है, सी से सीआरपी रेज है, ए से एथ्रेल्जिया है, एफ से फीवर है और ए से हमारे पास जो ई से हमारे पास एलिवेटेड ईएस आ रहा है और पल से हमारे पास पी आर प्रोलॉन्ग्ड आ रहा है। एनीमियाज एनेमेसिस ऑफ द रूमेटिज्म हो गया और साथ में ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा है इसमें। ये हमारे पास तीन सारी चीज़ें माइनर क्राइटेरिया की हैं। अगेन अगर हमारे पास एएस और टीटर जो है ये पॉजिटिव होगा तो हमारे पास डायग्नोसिस होगा या दो मेजर क्राइटेरियाज होंगे इनमें से, या हमारे पास एक मेजर क्राइटेरिया होगा और दो माइनर क्राइटेरियाज होंगे तो भी हमारे पास र्यूमेटिक फीवर जो है वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट पे वो एक और इम्पॉर्टेंट बात करता है कि हमारे पास ट्रीटमेंट जो है, इसका ट्रीटमेंट जो है प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ र्यूमेटिक फीवर वो क्या है हमारे पास, पेनिसिलिन। ये चीज़ें आपने अच्छे से याद कर लेनी है। उसके बाद आप वीडियो को यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं। फिर आप नीचे जाके जब नीचे वाले एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे तो उन्हें करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। नो लेट्स सी द एमसीक्यूज़। कहते हैं एएस और टीटर इज़ यूज़फुल, हमने पढ़ा है कि र्यूमेटिक फीवर्स में होता है। उसके बाद कहता है टिपिकल पिक्चर ऑफ द र्यूमेटिक हार्ट डिजीज वाज गिवन इन द सिनेरियो मैकेनिज्म ऑफ द इम्यून डेपोजिशन वाज आस्क्ड तो फॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट द टिश्यूज होती हैं। बेसिकली ये हमारे पास एक टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है जिसमें फॉर्म एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट टिश्यूज। ये इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर है। पेशेंट विद द रूमेटिक patient with the rheumatic plus endocarditis long term prophylaxis to prevent the recurrence, उसे हम क्या देंगे, बेंजाथीन थाइन पेनिसिलिन देंगे। ये आपने याद रखना है कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है हमारे पास, पेनिसिलिन है। नेक्स्ट पे कहते हैं अ 10-year old गर्ल विद एक्यूट रूमेटिक फीवर डाइड बिकॉज ऑफ द मायोकार्डाइटिस। इसमें कॉज ऑफ डेथ जो होगा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो हमारे पास रूमेटिक फीवर में आता है वो क्या होता है, याद रखना मायोकार्डाइटिस आता है। नेक्स्ट पे कहते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द रूमेटिक फीवर में हमारे पास क्या है, अगेन मायोकार्डाइटिस है। ये सारी बातें थी जो हमारे पास मोर देन एनफ हैं फॉर पार्ट 1 अबाउट रूमेटिक फीवर। नेक्स्ट पे 65 पॉइंट करते हैं। 65 पॉइंट में वो कहता है कि आईवी ड्रग एब्यूजर्स में जो होता है हमारे पास क्या होता है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो जाता है और ये मोस्टली कौन करा रहा होता है हमारे पास, स्टेफ ऑरियस। अब जो हमारे पास बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है इसका हमारे पास एक और नाम है, हम इसे कहते हैं कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब हम इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पे वो कहता है एक्यूट एंडोकार्डाइटिस की बात करते हैं। अब जो एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है ना, ये हमारे पास कौन का कॉज करा रहा होता है, स्टेफेलोकोकस ऑरियस करा रहा होता है 50% ऑफ केसेस में। और कॉमनली इन्वॉल्व जो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है इसमें। इसका अब ये निमोनिक देता है डोंट ट्राई ड्रग्स। ये आपने याद रखना है, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस का निमोनिक है डोंट ट्राई ड्रग्स। इसका मतलब है कि ये जो ड्रग्स जो होते हैं, आईवी ड्रग एब्यूज़र्स होते हैं, उनमें हमारे पास एक्यूट एंडोकार्डाइटिस हो जाता है। ड्रग्स का मतलब ये आ गया। और जो डोंट ट्राई में ट्राई है, ट्राई का मतलब है कि ये किस वॉल्व को इन्वॉल्व करता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व को ये इन्वॉल्व कर रहा होता है अपने साथ। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर वो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस हमें पूछे एक्यूट एंडोकार्डाइटिस की क्या है, तो याद रखना है इसकी भी पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर वो ऑप्शन में पेनिसिलिन के साथ कोई और ड्रग दे तो वो ऑप्ट करनी है आपने, जैसे पेनिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन दे देगा तो वो करनी है। लेकिन अगर वो कहता है कि पेशेंट जो है वो रेजिस्टेंट है हमारे पास पेनिसिलिन के, तो हम कौन सी ड्रग देंगे, तो याद रखना है हमेशा अगर पेनिसिलिन के रेजिस्टेंट होगा तो हम वेनकोमाइसिन प्लस जेंटामाइसिन इन दोनों का मिक्सचर देंगे पेशेंट को जो हमारे पास पेनिसिलिन के रेजिस्टेंट होगा। ये हमारे पास कुछ बातें थी याद रखने के लिए कि ये ट्राइकस्पिड वॉल्व को इन्वॉल्व कर रहा होता है और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन नहीं होगी तो वेनकोमाइसिन प्लस जेंटामाइसिन देंगे। नेक्स्ट पे कहता है सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस जो है इसकी बात कर रहे हैं। अब ये हमेशा याद रखना है कि सब एक्यूट का मतलब है कि पहले से सब एक्यूट वहाँ पे कुछ एग्जिस्ट कर रहा है।
तो ये प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज़ में होगा। अगर फॉर एग्जांपल बच्चे को कोई प्री एग्जिस्टिंग बचपन से हार्ट डिजीज़ है ना, तो उसमें ये होगा। इसके अलावा अगर उसने कोई डेंटल प्रोसीजर करवाया है तो भी उसमें ये वाला सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस होगा। नेक्स्ट पे इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कहता है कॉज बाय द स्टेप्टोकोकस विरिडेंस। अब याद रखना है ये स्टेप्टोकोकस विरिडेंस कॉज करता है एंड मोर देन 50% ऑफ केसेस। अब अगर वो ओवरऑल एंडोकार्डाइटिस की बात करें ना, तो यहाँ पे देखें कि स्टेफ ऑरियस की बात कर रहा था तो वो कह रहा था 50% ऑफ केसेस, और स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस में वो कह रहा है मोर देन 50% ऑफ केसेस। तो मोस्टली जो वायरस इन बैक्टीरिया इन्वॉल्व है इस इन्फेक्शन में, वो हमारे पास कौन सा हुआ, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। याद रखना आपने कि स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस मोस्ट कॉमन होता है इन एंडोकार्डाइटिस। नेक्स्ट पे कहता है दिस टाइप ऑफ एंडोकार्डाइटिस टेंड टू अकर इन द पेशेंट विद कंजेनिटल हार्ट डिजीज और प्री एग्जिस्टिंग valvular disease or often of the rheumatic origin एंड अकर इन द पेशेंट पोस्ट डेंटल प्रोसीजर। मैंने आपको बताया कि सब एक्यूट है, मतलब वहाँ पे पहले से कुछ चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। तो या तो ये प्री एग्जिस्टिंग किसी हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स में मोस्टली कॉमन होगा, या अगर डेंटल प्रोसीजर हुआ हुआ है तो मोस्टली ये कॉमन होगा, और इसे कॉज करा रहा होता है सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस को हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। और ऊपर वाला जो हमारे पास था ना एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, वो मोस्ट कॉमन उसमें जो इन्वॉल्व था वो था ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेकिन अगर वो बात करें सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस की, तो इसमें हमारे पास माइट्रल वॉल जो होता है वो मोस्टली इन्वॉल्व होता है, और अगर इसकी ऑप्शन ना हो तो सेकंड पे हमारे पास एओर्टिक वॉल जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। और अगर वो ओवरऑल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की बात करें तो उसमें भी माइट्रल वॉल हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना है इन्फेक्टिव में। सेकंड पे एओर्टिक होता है। लेकिन अगर वो एक्यूट की बात करेगा तो उसमें हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो मोस्टली इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम नॉन बैक्टीरियल जो है हमारे पास। नॉन बैक्टीरियल जो है इसमें हमारे पास कहता है मेरेंटिक या थ्रोम्बोटिक होता है। ये सेकेंडरी टू मिलेग्नेंसी होता है। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को कोई नियोप्लाज्म है, ये याद रख ले नॉन बैक्टीरियल एन से स्टार्ट हो रहा है, और नियोप्लाज्म जो कैंसर है वो भी एन से स्टार्ट हो रहा है। तो पेशेंट को अगर नियोप्लेजिया है, कोई कैंसरस इशू है, तो उसमें कौन सा होगा, नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस होगा। इसमें कहता है हाइपर कोagulable स्टेट होती है उसमें, और ल्यूपस बन जाते हैं। लास्ट पे वो कहता है लिपमैन सैक सिंड्रोम जो है ये हमारे पास, ये भी इसमें एस एल और ई वाले वर्ड जो है ये मेन है। तो ये हमारे पास किस में होता है, एस एल ई में। अगर इन सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस में होता है ये मोस्टली। मतलब इसका निमोनिक इस तरह याद रख लें आपके लिपमैन सैक एंडोकार्डाइटिस और एस एल ई के तीनों मेजर वर्ड्स मिलते जुलते हैं। तो ये हमारे पास एस एल ई में होता है। और अगर वो बात करें लिपमैन सैक एंडोकार्डाइटिस की, तो इसमें जो है हमारे पास एओर्टिक वॉल्व ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, एओर्टिक वॉल्व। और सेकंड पे होता है हमारे पास माइट्रल वॉल्व। अब इनमें आपने वॉल्व का भी डिफरेंस याद रखना है कि जो एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है इसमें हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो इन्वॉल्व था। सब एक्यूट में हमारे पास माइट्रल फर्स्ट पे आता है, एओर्टिक सेकंड पे आता है, और जो लिबमैन है इसमें एओर्टिक फर्स्ट पे आता है, और माइट्रल जो है ये हमारे पास सेकंड पे आता है। अब आप अच्छी तरह इस टेबल को याद कर लें। नेक्स्ट हमारे इससे रिलेटेड एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें वो कहता है अदर फॉर्म्स। अब इसमें कहता है कि जो स्टेफिलोकोकस बोविस है, इसमें ये इज़ प्रेजेंट इन द कोलोन कैंसर। एस बोवियस जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे पास कोलोन कैंसर में। और एस एपिडर्मिडस जो है ये ऑन प्रोस्थेटिक वॉल पे होता है। ये अब आपने याद रखना है। इसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस की बात कर रहा था। स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो होता है वो हमारे पास एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में होता है, और सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में हमारे पास स्टेप्टोकोकस विरिडेंस होता है। और यहाँ पे बता रहा है कि एस बोवियस जो है ये हमारे पास कोलोन कैंसर में होता है, और एस एपिडर्मिडस प्रोस्थेटिक वॉल्व में होता है। अब फर्दर थोड़े एमसीक्यू इससे रिलेटेड वो कर रहा है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू में कहता है अ पेशेंट प्रेजेंटेड टू द ओपीडी विद द कंप्लेन ऑफ द फीवर फॉर द लास्ट 7 days। उसे फीवर है फ्रॉम लास्ट 7 days। ऑन एग्जामिनेशन देयर आर द स्किन स्पॉट्स एंड द नेल्स बैड हेमरेजेस ऑन बोथ हैंड्स and the grade 4 diastolic murmur. Past history is unremarkable. Patient is most likely to suffering from the infective endocarditis.
अब बेसिकली जो हमने पहले इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पढ़ा है ना, उसमें आपने 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि लार्ज फेब्राइल वेजिटेशंस होती हैं उसमें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का है वो हमारे पास ब्लड कल्चर होता है, और इसमें साथ में स्किन स्पॉट्स और नेल बेड्स हेमरेजेस होते हैं। ये सारी फीचर्स हैं हमारे पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केस में क्या होते हैं, स्पॉट नेल्स एंड द बेड हेमरेजेस होते हैं। ये हमारे पास किसका फीचर है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, इन्फेक्शन की वजह से होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो वो क्या कराते हैं, इन्फेक्शन करा देते हैं, स्किन स्पॉट्स और नेल बेड्स हेमरेजेस करा देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है लॉन्ग सिनेरियो ऑफ द पेशेंट विद द पुअर डेंटल हाइजीन। अब पुअर डेंटल हाइजीन है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, पेशेंट इज एलर्जिक टू द पेनिसिलिन। अब मैंने आपको पिछले वाले पेज पे बताया कि अगर पेनिसिलिन की एलर्जिक होगा तो हम वैंक प्लस जेम देंगे उसे, जेंटामाइसिन और वैंकोमाइसिन का मिक्सचर देंगे। तो प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन क्या होगी, वैंकोमाइसिन एंड द जेंटामाइसिन, लेकिन फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो हमेशा याद रखना आपके पास क्या होगी, पेनिसिलिन। नेक्स्ट एमसीक्यू पे कहता है अननोन केस ऑफ द रिमेटिक माइट्रल स्टीनोसिस डिवेल्प फीवर, लैस्टीट्यूड बॉडी एक आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन। अब इसमें टूथ एक्सट्रैक्शन की बात हो गई, याद रखना है सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है, ये भी उसने खुद ही बता दिया, सस्पेक्टेड मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म। अब याद रखना है कि अगर प्री एग्जिस्टिंग कार्डियक डिफेक्ट हो या टूथ एक्सट्रैक्शन की बात हो तो वहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस जो है ये मोस्टली इन्वॉल्व ऑर्गेनिज्म होगा। इन लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस, अब लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस में विच वॉल्व इज इन्वॉल्व हमने याद रखना है। पीछे मैंने वॉल्व को भी प्रॉपरली रोक के वीडियो डिस्कस किया था कि इसमें एओर्टिक वॉल्व मोर देन माइट्रल वॉल्व होते हैं, लेकिन अगर वो सब एक्यूट की बात करेगा तो उसमें माइट्रियल वॉल्व जो होते हैं वो मोर देन एओर्टिक वॉल्व इन्वॉल्व होते हैं। नोट द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है, कहता है कि माइट्रियल वॉल्व जो होते हैं वो मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं देन एओर्टिक वॉल्व से। द ट्राइकस्पिड वॉल्व इज इन्वॉल्व मोर देन 50% ऑफ केसेस इन द एंडोकार्डाइटिस ऑफ द इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स। अब जब हमारे पास मोर देन 50% है ना इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स का, वो कौन सा हमारे पास इन्वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। इन होम एंडोकार्डाइटिस इज मोस्ट कॉमन कॉज बाय द स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन। अगर आपने लास्ट वाला टेबल अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से याद किया होगा, तो ये सारा उसके फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है, जिसमें मैंने बताया था कि जो एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है उसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन कराता है, और उसका निमोनिक है डोंट ट्राई ड्रग्स। उसमें ड्रग्स का मतलब है आईवी ड्रग एब्यूजर्स होते हैं, और ट्राई का मतलब है ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है वो मोस्टली इन्वॉल्व होता है। मोस्ट कॉमन वॉल्व इन्वॉल्व इन द एंडोकार्डाइटिस ऑफ द आईवी ड्रग एब्यूजर, इसका वही निमोनिक है डोंट ट्राई ड्रग्स। डोंट ट्राई ड्रग्स, ट्राई मीन के ट्राइकस्पिड वॉल्व है, और ड्रग्स मीन आईवी ड्रग एब्यूजर में कौन सा वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। पेशेंट हैज़ अ कंप्लेंट ऑफ जॉइंट पेन ऑन एक्सरे लार्ज silhouette of the heart seen. In the childhood, she has the recurrent attack of the pharyngitis of the beta streptococcal group. Which valve is most commonly involved? ये आपने याद रखना है कि mitral valve जो है ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है इन रियोमेटिक फीवर, क्योंकि इसमें जो बाकी सारे फीचर्स हैं वो हमारे पास रियोमेटिक फीवर के आ रहे हैं, और रियोमेटिक फीवर में मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व वॉल्व कौन सा होता है, हमारे पास माइट्रियल वॉल्व होता है। यहाँ भी इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि ये हमारे पास हमें इन्फेक्शियस कॉज लग रहा है कि फ्रेंचाइटिस है, तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी हमारे पास कौन सा वॉल्व मोस्टली इन्वॉल्व होता है, माइट्रियल वॉल्व। कॉमन कॉज ऑफ द नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, तो ये मैंने आपको बताया था, नॉन बैक्टीरियल भी एन से स्टार्ट हो रहा है, और नियोप्लाज्म भी हमारे पास एन से स्टार्ट हो रहा होता है। तो हमारे पास जो होता है नॉन बैक्टीरियल का कॉज क्या होता है, टर्मिनल कैंसर होता है या कोई नियोप्लाज्म होता है। कॉज ऑफ द लिबमैन सैक थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस एसएलई है। नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस सीन इन नियोप्लाज्म, एन से ये स्टार्ट हो रहा है, नियोप्लाज्म भी एन से स्टार्ट हो रहा है। लॉन्ग सिनेरियो ऑफ द स्कूल टीचर हु was diagnosed as a case of the endocarditis and lymphocytic infiltrate of the cardiac tissue। तो इसमें मोस्टली इन्वॉल्व वायरस जो होता है हमारे पास वो कौन सा होता है, ये याद रखना है। एंडोकार्डाइटिस में मोस्टली इन्वॉल्व वायरस जो होगा वो कॉक्सैकी वायरस होगा। कॉमन कॉज ऑफ द सब एक्यूट का याद रखना है, स्टेफकोकस विरिडेंस होता है। सब एक्यूट में पहले ही कोई इन्फेक्शन होगा, सब एक्यूट इन्फेक्शन होगा, या तो उससे कोई डेंटल प्रॉब्लम होगा, डेंटल प्रोसीजर हुआ होगा, या कोई प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज होगी। ड्रग एडिक्ट आर प्रोन टू द एंडोकार्डाइटिस, और ड्रग एडिक्ट में आपके पास कौन सा एंडोकार्डाइटिस होता है, मोस्टली एक्यूट एंडोकार्डाइटिस होता है, जो कॉज कराता है हमारे पास स्टेफिलोकोकस ऑरियस।
पेशेंट विद अ डैमेज हार्ट वॉल्व डेवलप एंडोकार्डाइटिस। अब डैमेज हार्ट वॉल्व है, आपने याद रखना है कि ये किस में होता है, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस में होता है, और ये कौन सी कॉज है, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मैंने पहले भी बताया कि ब्लड कल्चर इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। A 20-year man with a rheumatic valvular heart disease has been running a low-grade fever for the last of 2 weeks in addition to the pansystolic। अब pansystolic मर्मर याद रखना आपने किस में होते हैं, पैन तेरा मेरा, इसका मैंने पहले एमसीक्यू भी बताया था, पैन तेरा मेरा होता है, या तो ये ट्राइकस्पर रिगरगिटेशन में होंगे या माइट्रियल रिगरगिटेशन में होंगे। ही इज़ फाउंड टू हैव द स्प्लीनोमेगाली एंड द क्लबिंग, द ट्रीटमेंट शुड बी। अब याद रखना है हमारे पास कहीं भी मरमर आ रहे हैं, रूमेटिक वॉल्व डिजीज़ आ रही है, तो इसमें पेनिसिलिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके साथ हम जेंटामाइसिन भी दे सकते हैं, लेकिन अगर पेनिसिलिन के रेजिस्टेंट होगा तो याद रखना है हमने वैंकोमाइसिन और जेंटामाइसिन देने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में वो यही कहेगा कि ही इज़ एलर्जिक टू पेनिसिलिन, तो हम उसे क्या दे रहे हैं, जेंटामाइसिन प्लस वैंकोमाइसिन। नेक्स्ट पे कहता है नॉन केस ऑफ द rheumatic mitral stenosis develop the fever, lassitude and body aches after tooth extraction. Doctors suspect subacute bacterial endocarditis, the most commonly organism. सबएक्यूट में याद रखना है स्टेप्टोकोकस वेरिडेंस है, लास्ट टेबल में भी पढ़ा है। नॉन थ्रोम्बोटिक जो बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है इस फ्रीक्वेंटली एसोसिएट विद द टर्मिनल नियोप्लाज्म। नॉन बैक्टीरियल भी एन से स्टार्ट हो रहा है, नियोप्लाज्म भी एन से स्टार्ट हो रहा है। लार्ज ट्राइबल वेजिटेशन याद रखना है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में होती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सब एक्यूट जो होता है स्टेप्टोकोकस वेरिडेंस होता है। मोस्ट कॉमन कंडीशन दैट अकर इन आईवी ड्रग अब्यूजर इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अ पेशेंट हैज fever, malaise, anemia, weight loss for several weeks on examination, splenomegaly है, splinter hemorrhages हैं, which investigation help you to diagnose the illness, तो blood culture है। बेसिकली इसमें स्प्लिंटर हेमरेजेस आ रहे हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का फीचर है, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हुई होती है, मलेज है, फीवर है, वेट लॉस हो रहा है, सेवरल वीक्स से है, और स्प्लिनोमेगैली है। तो हम किस चीज़ से डायग्नोज करेंगे, ब्लड कल्चर के थ्रू डायग्नोज करेंगे कि उसे कौन सा इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। नेक्स्ट पे कहते हैं नो द डिफरेंस, इसमें कहते हैं फीमेल पेशेंट विद अ वॉल्वुलर हार्ट डिजीज सच द पेशेंट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस विच ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली रिस्पॉन्सिबल। याद रखना है प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज में हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस जो होता है ये इन्वॉल्व होता है, और ये सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है ये टाइप। ये एमसी के ऊपर एमसीक्यूज में नहीं आया, इसलिए ट्राई टू रिमेंबर दिस। फीमेल पेशेंट विद अ नॉन वॉल्वुलर हार्ट डिजीज नो वांट टू इंसर्ट आईयूसीटी, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस वो इंसर्ट करना चाहती है, विच बैक्टीरिया कुड कॉज द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो याद रखना है इंटेरोकोकस फिकैलस जो है ये हमारे पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवाएगा, अगर फॉर एग्जांपल एक हमारे पास लेडी जो है वो आईयूसीडी इंसर्ट करवाना चाहती है और उसमें प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज़ वगैरह है, तो उसमें कौन सा एंडोकार्डाइटिस होगा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कौन कराएगा, इंटेरोकोकस फेशियालिस। नेक्स्ट पे हम 66 पॉइंट स्टार्ट करते हैं, कहते हैं मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब ये उसी को ऊपर जो उसने एक्सप्लेनेशन दी है ना उसका ओवरऑल चंक एक्सप्लेन कर रहा है कि मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस। अब नीचे वो इसकी एग्जांपल भी देता है, कहता है कि वेरिडेंस इज द मोस्ट कॉमन कॉज मोर देन 50% ऑफ केसेस। मैंने आपको पीछे वाले टेबल में भी बताया था कि वेरिडेंस मोर देन 50% ऑफ केसेस कराता है और स्टेफिलोकोकस ऑरियस 50% ऑफ केसेस कराता है। तो ज़्यादा कौन करवा रहा हो हमारे पास, स्टेफिलोकोकस विरिडेंस। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पे वो हमें कहता है कि इफ़ आस्क्ड अबाउट द मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी अगर देखी जाए तो स्टेफ ओरियस जो है 30% कराता है और स्टेफिलोकोकस विरिडेंस ओनली 5% कराता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन की बात करें तो वो हमारे पास ज़्यादा करवाता है स्टेफिलोकोकस विरिडेंस, लेकिन अगर मॉर्टेलिटी की बात करें तो वो ज़्यादा होती है स्टेफिलोकोकस ऑरियस में। नेक्स्ट पे 67 पॉइंट है, कहता है करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स डैमेज। अब ये हमारे पास जो एंडोकार्डाइटिस होता है ना, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, उसके इवेंट्स हैं, उसके इवेंट्स को हमने इस तरह याद रखना है, ड्यू टू बीपी, मैंने इसका निमोनिक बनाया था ड्यू टू बीपी, ड्यू टू बीपी। अब इसमें डी से आता है डैमेज हो जाता है, डैमेज ऑफ फॉल फर्स्ट पे आता है, थ्रोम्बोसिस सेकंड पे आता है 2 के टी से, और बी से आता है हमारे पास बैक्टीरियमिया, और पी से आता है हमारे पास परफोरेशन। तो याद रखना है कि ड्यू टू बीपी इसका निमोनिक है,
तो ड्यू में डी आता है, डी से डैमेज वॉल्व आ जाता है, टी से हमारे पास ट्रोम्बोसिस आ जाता है, बी से हमारे पास बैक्टीरियमिया आ जाता है, और पी से हमारे पास परफोरेशन आ जाती है। ये है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। 68 पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें कहता है क्रोनिक हार्ट फेलियर कैन बी बेस्ट डायग्नोज बाय द बी एन पी। अब नेक्स्ट पे कहता है से ऑफ द बी टाइप नाइट्रोयूरेट्रिक पेप्टाइड, ये है बी टाइप नाइट्रोयूरेट्रिक पेप्टाइड which is elevated in the heart failure can add to the distinction of the heart failure from number of other conditions such as asthma, acute coronary syndrome, chronic obstruction pulmonary disease, chronic obstructive pulmonary disease, pulmonary embolism, which can also be present with the dyspnea and the edema। अब बेसिकली वो इसमें कहता है कि एडिमा और डिस्निया जो है ना, ये इन सारों का फीचर है जो हमारे पास सीओपीडी आ गया है, और साथ में एक्यूट करोनरी सिंड्रोम आ गया है, अस्थमा आ गया। लेकिन जो हमारे पास बीएनपी है ना, जो बी टाइप नाइट्रोयूरेट्रिक पेप्टाइड है, वो सिर्फ हार्ट फेलियर्स में इंक्रीज होता है, और ये डिफ्रेंशिएट करता है हार्ट फेलियर को अदर कंडीशन से, जिसमें डिस्निया और एडिमा हो जाता है, जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, एक्यूट करोनरी सिंड्रोम हो गया, अस्थमा हो गया, और सीओपीडी हो गया। नेक्स्ट पे एमसीक्यूज में कहते हैं और morbidly obese female died from the heart failure on autopsy her heart was 900 ग्राम, नॉर्मल 400 ग्राम होता है, मतलब उसकी हाइपरट्रॉफी हुई हुई है। ऑन हिस्टोलॉजी देयर वाज द एडिपोज सेल ने इंटरमिक्स विद द कार्डियक सेल। द दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द फैटी इनफिल्ट्रेशन। बेसिकली वो एडिपोज सेल्स खुद बता रहा है, तो एडिपोज कहाँ पे फैटी इनफिल्ट्रेट में डिपॉजिट हो जाएगा। नेक्स्ट पे कहता है अ यंग मैन विद अ हार्ट फेलियर बायलैटरल प्लूरल एफ्यूजन इन द प्लूरल टैप विद विल यू सी टू कंसीडर इट ट्रांसुडेट फ्लूइड सेकेंडरी टू द हार्ट फेलियर। अब जो हमारे पास ट्रांसुडेट फ्लूइड होता है ना सेकेंडरी टू हार्ट फेलियर, याद रखना है उसमें 2 to 3% लिम्फोसाइट्स होंगे हमेशा। नेक्स्ट पे कहता है सोडियम रिटेंशन इज सीन इन हार्ट फेलियर। सोडियम रिटेंशन हम कहाँ पे देखते हैं? हार्ट फेलियर्स में देखते हैं। मैनीटोल इज गिवन विद कॉशन इन हार्ट फेलियर। अब याद रखना है कि हम हार्ट फेलियर के पेशेंट में मैनीटोल जो है वो फौरी तौर पे नहीं दे सकते, हम विद कॉशन देंगे उसे मैनीटोल। ये थोड़ा कंट्राइंडिकेटेड है, सेमी कंट्राइंडिकेटेड। इन अ पेशेंट विद द हार्ट फेलियर मैनीटोल शुड बी गिवन विद द कॉशन बिकॉज रिस्क ऑफ प्रेसिपिटेटिंग पल्मोनरी एडिमा। उसे क्या हो सकता है? पल्मोनरी एडिमा हो सकता है अगर हम उसे क्या देंगे? मैनीटोल देंगे। नेक्स्ट पे कहता है इन क्रोनिक हार्ट फेलियर कैप्टोप्रिल वर्क एज इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। अब क्रोनिक हार्ट फेलियर में अगर हम कैप्टोप्रिल देंगे ना, तो वो क्या करेगी? हमारे पास इंक्रीज करा देगी कार्डियक आउटपुट को। मैकेनिज्म ऑफ एडिमा इन क्रोनिक हार्ट फेलियर। अब क्रोनिक हार्ट फेलियर में इंक्रीज कंपिलरी हाइड्रोस्टोटिक प्रेशर हो जाता है। अब आपने याद रखना है कि वो बॉडी के किसी भी अदर रीजन में बात करे कि हमारे पास एडिमा हो गया, तो इसका रीज़न होता है कि प्रोटीन कम हो गया, हाइपोएल्बिनीमिया हो गया है। लेकिन अगर वो बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ एडिमा इन क्रोनिक हार्ट फेल्यूर, तो इसमें हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो एडिमा कॉज कराते हैं इन क्रोनिक हार्ट फेल्यूर में। सिंगल बेस्ट ड्रग फॉर द माइल्ड क्रोनिक हार्ट फेलियर जो है हमारे पास एस इनहिबिटर है। याद रखना है एस इनहिबिटर हमारे पास सिंगल बेस्ट ड्रग फॉर द माइल्ड क्रोनिक हाइपर हार्ट फेलियर है। A 65-year-old patient AST and ALT raised है, उसके पिटिंग एडिमा है, ग्रेड 2 बायलेटरली रेस्ड जेवीपी है, तो डायग्नोसिस उसका क्या होगा? हार्ट फेलियर होगा। याद रखना है कि AST और ALT भी रेस्ड है, पिटिंग एडिमा भी है ग्रेड 2, और साथ में रेस्ड जेवीपी है, तो क्या कॉज होगा? हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर एंड जेवीपी रेस बेबी बायलेटरल बेजल क्रेप्स आएंगे। यूरिया जो है 90 है, क्रेट जो है हमारे पास रेस्ड है, नॉर्मल क्रेट जो होता है वो 1 होता है या लेस देन 1 होता है। ड्रग ऑफ चॉइस एज अ डायूरेटिक जो है ये हमारे पास फ्यूरोसेमाइड होगी। अब आपने याद रखना है कि हम जो भी हार्ट फेलियर में मोस्टली जो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं ना, वो होती है हमारे पास लूप डायूरेटिक्स, और लूप डायूरेटिक्स में हम प्रेफर करते हैं फ्यूरोसेमाइड को। Patient with the heart failure came to the ER with a complaint of shortness of the breath, basal cramp। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है इंजेक्शन फ्यूरोसामाइड है, ये हमारे पास लूप डायूरेटिक्स है। A patient with a left ventricular hypertrophy present to you with the chest pain and the mild shortness of the breath. On examination, BP जो है 90/70 है, pulse 90 है, what shall be given to relieve the pain?
अब अगर चेस्ट पेन बहुत हाई है और साथ में उसे रिलीव कराना है पेन, तो हम नाइट्रेट्स देंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, बेसल क्रेप्स है, यानी पानी ज़्यादा है, तो हम उसे लूप डायूरेटिक्स देंगे जिसमें इंजेक्शन फिरोसामाइड है। लेकिन अगर चेस्ट पेन ज़्यादा है, उसे रिलीव कराना है, तो हम उसे क्या देंगे, नाइट्रेट्स। A patient now in case of the chronic cardiac failure present with a shortness of breath. On examination, he has the basal crampes. Which one of the following is the immediate drug of choice? तो याद रखना आपने कि immediate drug of choice in chronic cardiac failure में क्या है, हमारे पास loop diuretics है, और loop diuretics में हम क्या प्रेफर करते हैं, फिरोसामाइड। नीचे वो कुछ और एमसीक्यू भी एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें कहता है, अ फीमेल विद अ फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कोलैप्स सडनली ऑन एटॉप्सी, डायलेटेड हार्ट हो गया, पेरिकार्डियल एफियन एंड द लिम्फोसाइट एंड नेक्रोसिस। कॉक्स जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, कॉक्सैकी वायरस, कॉक्सैकी बी वायरस होगा इसमें। जब हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से कोलैप्स हो जाएगा सडनली, ऑन एटॉप्सी हार्ट जो है वो डायलेटेड होगा, पेरिकार्डियल एफियन हुई होगी, लिम्फोसाइट होंगे वहाँ पे, और साथ में नेक्रोसिस हुआ होगा, तो क्या कॉज होगा, कॉक्सैकी वायरस। पेशेंट विद द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड द पिंक फ्लूइड विद नो आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज इन एल्वुलाई अकर इन द क्रोनिक कार्डियक फेलियर। मतलब वहाँ पे पेशेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पिंक फ्लूइड है, लेकिन उसमें आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज नहीं है, तो वहाँ पे क्या हुआ होगा, क्रोनिक कार्डियक फेलियर। A 3-year old baby inhaled something after which he has the shortness of inhaled something after which he had the shortness of breath. On examination, breath sound on the right were normal, one were on the left side they were absent. Chest X-ray confirm foreign body lodged in the left lower bronchus. अब याद रखना है कि नॉर्मल पर्सन में हमेशा जो राइट लोअर ब्रोंकस होता है ना, उसमें हमारे पास वो उसका वाइडर डायामीटर होता है, तो उसमें चीज़ जो होती है जाके लॉज कर जाती है। लेकिन अगर फॉरेन बॉडी लॉज कर रही है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट लोअर ब्रोंकस में, तो दैट मीन्स कि उसमें साइटस इन्वर्सिस है। अब बेसिकली साइटस इन्वर्सिस वो कंडीशन होती है जिसमें सारे राइट साइड वाले पार्ट बॉडी के जो होते हैं वो लेफ्ट साइड पे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और लेफ्ट साइड वाले ऑर्गन राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर लेफ्ट हमारे पास जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट पे प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारे पास साइटस इन्वर्सिस है इसका पेशेंट होगा, उसमें हमारे पास राइट साइड पे हार्ट जो है वो प्रेजेंट होगा चेस्ट की। A patient history of the recent MI है, after which he developed the shortness of breath upon lying and decreased urine output. On examination, he has pedal edema, distended jugular pressure, basal crepitations है, tender liver है, shifting dullness है। The most likely diagnosis जो है उसमें क्या होगा, congestive cardiac failure हो रहा है। बेसिकली उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है ज़्यादा लेटने पे, और डिक्रीज हो रहा है यूरिन आउटपुट। पीडल एडिमा भी हो रहा है, डिस्टेंडिंग जगलर वीनस प्रेशर भी हो रहा है, बेसल क्रेपिटेशन भी है, तो कॉज क्या होगा, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर। नेक्स्ट पे कहता है, पेशेंट विद 1 year हिस्ट्री ऑफ द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ प्रेजेंट विद द कफ। ऑन एग्जामिनेशन, वीज, हाइपर रेजोनेंट चेस्ट, डिक्रीज वोकल फ्रेमिटस, pulmonary function test shows decrease FEV1 over FVC and also decrease lung elastase. What is the cause of increased activity of the neutrophil elastase? तो ये हमारे पास निकोटीन है। याद रखना है कि इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ न्यूट्रोफिल एलास्टेज कौन कराता है, हमारे पास निकोटीन कराता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 69 पॉइंट है, इसमें कहता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्स टू द शॉक एज अ होल जो है, ये हमारे पास क्या आता है, CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स आता है। वाल द ये अब ये एमसीक्यू हम अच्छे से करेंगे, नीचे इसका नेक्स्ट पेज पे टेबल दिया हुआ है वो अच्छे से करेंगे। उसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट का बताऊंगी कि आपने किस तरह से याद रखना है, किस तरह से एमसीक्यूज आएंगे, तो ये आपके इजीली एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स टू द शॉक जो होता है, ये हमारे पास CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स है। लेकिन जो हमारे पास SK के एमसीक्यूज हैं, उसमें अगर ये एमसीक्यूज आएगा तो इसका आंसर उसने हमेशा बैरो रिसेप्टर दिया होगा, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। याद रखना है शॉक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स है वो किसका आएगा, बैरो रिसेप्टर्स का आएगा। वाइल मोस्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है वो बैरो रिसेप्टर का आता है। मोस्ट पोटेंट, अब याद रखना है एक एक वर्ड का डिफरेंस है कि अगर मोस्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स पूछेगा शॉक में तो वो किसका आएगा, बैरो रिसेप्टर का आएगा। लेकिन अगर मोस्ट पोटेंट पूछेगा, पोटेंट जिसकी पोटेंसी ज़्यादा है, तो वो किसका आएगा, CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स आएगा।
While most important response in the shock as a whole is the sympathet sympatho-adrenal response होता है जिसे RAS कहते हैं। नेक्स्ट पे कहते हैं मैक्सिमम फीडबैक टू मेंटेन द आर्टीरियल प्रेशर जो होता है वो भी RAS देता है हमारे पास। वाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी इन शॉक, ओवरऑल जो बॉडी को मेंटेन करता है ड्यूरिंग चेक वो होता है हमारे पास एड्रीनो सिंपैथेटिक या RAS सिस्टम। रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होता है ये हमारे पास RAS होता है और ये होता है हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग द बॉडी इन शॉक। ओवरऑल जो बॉडी को मेंटेन कर रहा होता है ड्यूरिंग शॉक वो हमारे पास कौन सा होता है, RAS सिस्टम होता है। नेक्स्ट पे हमारे पास टेबल है, हम उसे भी ओवरऑल डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारे पास जो कुछ चीज़ें हैं वो थोड़ी ईजी हो जाए। अब इसमें हमें कहता है ये कि मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म ट्रिगर्ड इन केस ऑफ द एक्यूट ब्लड लॉस जो होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है। मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म जो ट्रिगर होता है ड्यूरिंग एक्यूट ब्लड लॉस। फिर कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इन स्वेयर हेमरेज, तो वो भी हमारे पास कौन सा होता है, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है। फिर कहते हैं मोस्ट क्विक, अगर मोस्ट क्विक की बात करेगा तो वो भी बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होगा, लेकिन अगर मोस्ट पोटेंट की बात करेगा और साथ में वो बीपी को मेंशन करते लेस देन 60 है तो वो हमारे पास सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स होगा। अगेन वो बात कर रहे हैं मोस्ट पोटेंट मैकेनिज्म ट्रिगर जो होता है वो हमारे पास कौन सा होगा, मोस्ट क्रोनिक या प्रोलॉन्ग जो होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, RAS सिस्टम। अब बेसिकली इसमें दो तीन चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि अगर वो लिख देता है शॉक की कंडीशन है, मोस्ट जो है इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है वो कौन दे रहा है, तो इन दोनों कंडीशन में हमारे पास बैरोरिसेप्टर आंसर होगा। लेकिन अगर वो कहे कि मोस्ट पोटेंट जो है वो कौन सा रिस्पॉन्स दे रहा है और साथ में वो मेंशन कर दे बीपी जो है वो उसका लेस देन 80/60 है, या साथ में वो मेंशन कर दे मैप जो है वो लेस देन 60 है, तो इस केस में हमारे पास जो है वो कौन सा सिस्टम, सीएनएस इस्कीमिक सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स करेगा और बीपी को नॉर्मल लेके आएगा। ये आपने याद कर लेना है। अब मैं नेक्स्ट इस टेबल को एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस टेबल में सबसे पहले वो कहता है कि जो हमारे पास बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है जिसे वो बार बार ऊपर मोस्ट क्विक मैकेनिज्म जो हमारे पास वेयर हेमरेज में आएगा और बीपी को वापस लेके आने के लिए आएगा वो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है। अब कहता है कि इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन एक तो है हमारे पास कैरोटिड साइनस, साथ में हमारे पास आती है एओर्टिक आर्च, और इसके अलावा ये क्या ये होता है हमारे पास एडवेंटेशिया ऑफ लार्ज आर्टरीज में। लोकेशन क्या होती है इसकी याद रखना है, एडवेंटेशिया ऑफ लार्ज आर्टरीज में प्रेजेंट होता है। अब एक और चीज़ जो हम याद रखेंगे वो ये है, बैरोरिसेप्टर जो होता है ये डिटेक्ट करता है चेंजेस इन आर्टीरियल प्रेशर। ये हमारे पास क्या करता है, डिटेक्ट करता है चेंजेस इन आर्टीरियल प्रेशर में डिटेक्ट करता है, और इसका मेन फंक्शन जो होता है ना वो होता है कि ये इंक्रीज करे मीन आर्टीरियल प्रेशर को और मीन आर्टीरियल प्रेशर को इसके नॉर्मल लेवल तक वापस लेके आए, और ये साथ में इंक्रीज करता है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को भी, जो इन रिटर्न इंक्रीज करा देते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर को। नेक्स्ट पे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, कहता है फास्ट एंड द न्यूरल मैकेनिज्म and responsible for the minute to minute regulation of the arterial blood pressure। ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हमारे पास बीपी जो होता है वो मेंटेन होता है। नेक्स्ट पे एओर्टिक आर्च की बात कर रहे हैं। एओर्टिक आर्च और कैरोटिड साइनस बेसिकली ये दोनों हमारे पास बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के पाथवेज हैं। अब एओर्टिक आर्च की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज बट नॉट टू डिक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर। अब जो एओर्टिक प्रेशर है ना, याद रखना है कि सिर्फ अगर आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना तो ये इसके रिस्पॉन्स में एक्टिवेट होगा, लेकिन अगर आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में ये एक्टिवेट नहीं होगा। द एओर्टिक आर्च बैरोरिसेप्टर आर इनर्वेटेड बाय द एओर्टिक नर्व, ये इनर्वेट होते हैं बायोनेटिक नर्व से, विच देन कंबाइन विद द वेगस नर्व क्रेनियल नर्व टैंक, और जो बाद में हमारे पास वेगस नर्व से या क्रेनियल नर्व टैंक से मिल जाती है। नेक्स्ट पे बात आ रही है हमारे पास कैरोटिड साइनस की, जो हमारे पास सेकंड चीज़ है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म की। ये कहता है कि ये रिस्पॉन्ड टू बोथ करता है, अगर इंक्रीज या डिक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर हो रहा है तो ये दोनों पे रिस्पॉन्स करेगा, और जबकि हमारे पास एओर्टिक आर्च सिर्फ तब रिस्पॉन्स करती है जब हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, और कैरोटिड साइनस जब आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है तब भी रिस्पॉन्स करता है, जब डिक्रीज हो रहा होता है तब भी रिस्पॉन्स करता है। लोकेटेड एट द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन
इस एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं। अ पेशेंट अनकॉन्शियस फ्रॉम हाफ और आफ्टर एक्सीडेंट है, is brought to the hospital, looks pale, cold and clammy, pulse rapid and thready. His MAP mean arterial pressure less than 60 है, PO2 जो है 60 mmHg है, which will provide the rapid response। तो हमारे पास कौन सा होगा? CNS ischemic response होगा। A man present to the ER after one hour of the severe hemorrhage, BP उसका अगेन उसने बताया लेस देन 60/40 है, पल्स रैपिड है, with cold and the clammy skin, which mechanism is most active at this stage? तो ये हमारे पास होगा CNS ischemic response। ड्यूरिंग शॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा वो कौन सा होता है? हमारे पास CNS ischemic रिस्पॉन्स होता है। याद रखना है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि शॉक में जो हमारे पास वो एस के वॉल्यूम में MCQs देता है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बताता है कि बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म होता है। A patient goes on to a shock-like state. Which of the following will be activated? तो CNS ischemic response अगेन बता रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका बैरो रिसेप्टर आंसर भी हो सकता है। मोस्टली वो पेपर एमसीक्यूज में इसका बैरो रिसेप्टर आंसर देता है जहाँ पे शॉक लाइक स्टेट देता है। पेशेंट हैड एक्सीडेंट, बीपी लेस देन 60 है उसका, विच इफेक्ट इज मोस्ट प्रोनाउंस? तो इसमें CNS ischemic रिस्पॉन्स जो है मोस्ट प्रोनाउंस होगा जहाँ पे बीपी लेस देन 60 होगा और मैप जो होगा वो कम होगा। नीचे वो कहता है रिमेंबर दिस कंसेप्शनल एमसीक्यू। अ पेशेंट वाज brought टू द ईआर इन स्टेट ऑफ द मैसिव हेमरेज बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा एंड लीडेड हाइपरटेंशन, बैरोरिसेप्टर कंपनसेशन लीड टू द डिक्रीज वीनस कंप्लायंस। जब उसमें ब्लड प्रेशर वैसे कम हो गया, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी वीनस कंप्लायंस इन पेशेंट में, जो हमारे पास बैरोरिसेप्टर कंपनसेशन की वजह से आ रही है। नेक्स्ट पे वो कहता है अ पेशेंट हैड ब्लड विथ causes a decrease in mean arterial pressure from 100 to 70। अब मीन आर्टीरियल प्रेशर 100 टू 70 हो गया उसका, द मोस्ट लाइकली चेंज वुड बी इंक्रीज कार्डियक सिंपैथेटिक इफरेंट एक्टिविटी हो जाएगी, जो अगेन वापस लेके आएगी मीन आर्टीरियल प्रेशर को टुवर्ड्स नॉर्मल, जो हमारे पास बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स का काम है। अब बीपी रिकॉर्डिंग ऑफ द टू मेल्स हाइपरटेंसिव विद द रीडिंग 180/10 and normotensive with 120/80 were noted respectively. If 10 mmHg is added to the mean arterial pressure of both, how will your response of the hypertensive patient vary from that of normal? Increase parasympathetic activity हो जाएगी। जो हमारे पास हाइपरटेंसिव पेशेंट है ना उसमें क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, क्योंकि वो हाइपरटेंसिव है तो वो उसे नॉर्मल की तरफ ले आएगी, तो इस तरह से उसका बीपी टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगा। इस पे कहते हैं इन हाइपरटेंसिव पेशेंट बैरोरिसेप्टर और एडॉप्टेड टू हाई प्रेशर सो इट वुड नॉट फायर इवन व्हेन दैट परसिस्ट हाई ब्लड प्रेशर, but when there is a small change like adding 10 mmHg, baroreceptor will detect that change। अगर सिर्फ 10 mmHg का भी इंक्रीज करेंगे तो बैरोरिसेप्टर उसे फौरी तौर पर डिटेक्ट कर देगा एंड स्टार्ट फायरिंग, सो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ऑफ द हाइपरटेंसिव पेशेंट विल इंक्रीजेस। बट ऑन अदर हैंड इन नॉर्मोटेंसिव पेशेंट adding 10 mmHg still is normal limit, so baroreceptor will not fire until unless there is significant increase in the blood pressure। अब कहता है कि जो हमारे पास हमने 10 mmHg ऐड किया ना हाइपरटेंसिव में, तो वो पहले ही हाइपरटेंसिव है, तो बैरो रिसेप्टर फौरी तौर पे उस इंक्रीज 10 mmHg को डिटेक्ट करेंगे और बीपी को टुवर्ड्स नॉर्मल लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो हमारे पास नॉर्मोटेंसिव पेशेंट है उसमें 10 mmHg इतना कोई ख़ास कॉज नहीं करेगा, कोई ख़ास डिफेक्ट कॉज नहीं करेगा 10 mmHg। नेक्स्ट पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पोली आर्ट्राइटिस न्यूडोसा डायग्नोस बाय द फाइब्राइड नेक्रोसिस। अब हम एक यूनिट पैथोलॉजी है उसमें पढ़ेंगे कि किस तरह की चीज़ों में कौन सी नेक्रोसिस होती है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि वेस्कुलाइटिस में या वेसल रिलेटेड किसी भी चीज़ में हमारे पास क्या होगी? फाइब्रिनाइड नेक्रोसिस होगी। और एनी वास्कुलाइटिस कॉज में क्या होगी? फाइब्रिनाइड नेक्रोसिस होगी। अब ये हमारे पास नीचे एक्सप्लेन कर रहा है, सबसे पहले लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस है, फिर मीडियम साइज वेस्कुलाइटिस है, देन नेक्स्ट पेज पे स्मॉल साइज वेस्कुलाइटिस है। अब जो हमारे पास लार्ज साइज वेस्कुलाइटिस होता है ना, इससे वो फर्दर दो टाइप्स इसकी एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक है जाइंट सेल या टेम्पोरल आर्टराइटिस हो जाता है, इसमें मोस्ट कॉमन ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है। कॉमन साइट जो होती हैं इसकी टेम्पोरल एरिया होता है या ऑफ्थेल्मिक एरिया होता है। टेम्पोरल एरिया या ऑफ्थेल्मिक एरिया की वजह से याद रखना है कि अगर हमारे पास टेम्पोरल एरिया इन्वॉल्व होगा ना तो वहाँ पे थ्रोम्बिक हेडिक होगा।
उनमें हमारे पास जो है थ्रोम्बिक हेडिक हो जाएगा, यूनिलैटरल होगा। इसके अलावा जॉ क्लॉडिकेशन हो जाती है, मे लीड टू द इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस ड्यू टू द ऑफ्थेल्मिक आर्टरी क्लूजन। इसमें हमारे पास टेम्पोरल और ऑफ्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व हो रही होती हैं, तो याद रखना है इसमें मोस्ट कॉमन फीचर आएगा या तो हेडिक हो जाएगा या पेशेंट को ब्लाइंडनेस हो जाएगी। एसोसिएटेड विद द पोलीमायाल्जिया रूमेटिका से एसोसिएटेड होता है। डायग्नोसिस जो होता है टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी कराते हैं, जिसमें हमारे पास पता लगता है कि लार्ज वेसल्स का जो हमारे पास वेस्कुलाइटिस है वो हुआ हुआ है या नहीं। अब ये हमारे पास जाइंट सेल आर्टराइटिस था, या हम इसे कहते हैं टेम्पोरल आर्टेराइटिस कहते हैं, जिसमें क्या होता है ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो जाती है। टेम्पोरल और ऑफ्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व होती हैं। टेम्पोरल आर्टरी की वजह से थ्रोम्बिक हेडिक होता है जो यूनिलैटरल होता है मोस्टली, और जहाँ क्लॉडिकेशन हो जाती है, और जो ऑफ्थेल्मिक आर्टरी है वो लीड टूवर्ड्स क्या करती है ब्लाइंडनेस। और इसका डायग्नोसिस हम करते हैं टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी के थ्रू। नेक्स्ट पे आता है हमारे पास टाकायासु आर्टराइटिस। इसमें क्या होता है पल्स लेस डिजीज़ है। हमारे पास टाकायासु आर्टराइटिस क्या है, पल्स लेस डिजीज़ है। अपर वीक अपर एक्सट्रीमिटी पल्स होती है। हमारे पास पल्स लेस डिजीज़ कौन सी है, याद रखना आपने, टाकायासु आर्टराइटिस। और इसमें क्या होता है ग्रैनुलोमेटस थिकनिंग एंड नैरोइंग ऑफ द एओर्टिक आर्च हो जाती है प्रॉक्सिमल टू द ग्रेट वेसल्स। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि नैरोइंग ऑफ एओर्टिक आर्च हो जाती है प्रॉक्सिमल टू द ग्रेट वेसल्स। याद रखना है टाकायासु आर्टराइटिस में क्या होता है पल्सलेस डिजीज है, और साथ में नैरिंग ऑफ एओर्टिक आर्च हो जाती है प्रॉक्सिमल टू द ग्रेट वेसल्स। नेक्स्ट पे आता है हमारे पास मीडियम साइज वेस्कुलाइटिस। अब जो हमारे पास मीडियम साइज वेस्कुलाइटिस है इसमें आता है पोली आर्टराइटिस निडोजा, टिपिकली इन्वॉल्व द रीनल एंड द विजरल वेसल। ये हमारे पास मीडियम साइज होती हैं रीनल और विजरल, स्पेनिंग द पल्मोनरी आर्टरीज। याद रखना है कि रीनल और हमारे पास विजरल इन्वॉल्व है लेकिन पल्मोनरी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। हेपेटाइटिस बी सीरो पॉजिटिविटी इन 30% ऑफ पेशेंट। अब इसमें हेपेटाइटिस बी सीरो पॉजिटिविटी होती है। नेक्स्ट पे इसमें आती है मीडियम साइज वेस्कुलाइटिस में आती है कावासाकी डिजीज़। कावासाकी डिजीज़ जो है ये एक ऑटो इम्यून सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। इसके अब आपने याद रखना है इसमें म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम होता है। इसे क्या कहते हैं म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम होता है। इसके मेन फीचर्स में आता है फीवर हो जाता है पेशेंट को, हेमरेजिक एडिमा ऑफ द कंजक्टिवा हो जाता है। लेकिन याद रखना है ये कंजक्टिवा हमेशा नॉन प्यूरुलेंट होता है। कंजक्टिवा इसमें कावासाकी में नॉन प्यूरुलेंट होता है। लिप्स और ओरल म्यूकोजा इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें हमारे पास स्ट्रॉबेरी टंग हो जाता है। क्या होता है स्ट्रॉबेरी टंग हो जाता है, स्ट्रॉबेरी टंग हो जाता है हमारे पास ओरल म्यूकोजा का या लिप्स का। एंड सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी भी इन्वॉल्व होती है। मे डिवेल्प क्रोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म एंड थ्रोम्बोसिस एंड रप्चर कॉजेज द डेथ। अब इसमें मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट जो होता है ना वो क्रोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म होता है, और कार्डियक फेलियर की वजह से इसमें डेथ होती है हमारे पास कावासाकी डिजीज़ में। याद रखना है इसके फीचर्स में क्या क्या आता है, फीवर आता है, हेमरेजिक एडिमा ऑफ द कंजक्टिवा आता है जिसमें नॉन प्यूरुलेंट एडिमा होता है, और ओरल म्यूकोजा जो होता है उसकी और लिप की जो होता है ओरल म्यूकोजा टेक्सचर चेंज होता है, स्ट्रॉबेरी होते हैं वो, स्ट्रॉबेरी टंग आती है इसमें। और साथ में क्या आता है इसमें कार्डियक डिफेक्ट होते हैं, क्रोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म हो जाता है। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। इसमें कहता है कि स्मॉल साइज वेस्कुलाइटिस। अब स्मॉल साइज वेस्कुलाइटिस में हमारे पास क्या आता है एन का पॉजिटिव होता है। ये एन का की आगे फर्दर हमारे पास टू टाइप्स हैं। एक है हमारे पास पी एन का पॉजिटिव, एक होता है हमारे पास सी एन का पॉजिटिव। एन का बेसिकली जो है हमारे पास एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज होती हैं। अब जो हमारे पास सी एन का पॉजिटिव होती है ये वैगनर्स ग्रैनुलोमाटोसिस में होती है। याद रखना है सी एन का पॉजिटिव होता है वैगनर ग्रैनुलोमाटोसिस में, और पी एन का पॉजिटिव होता है श्रग स्टार्च सिंड्रोम में या माइक्रोस्कोपिक पोली एंजाइटिस में। अब नीचे वो इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज एक्सप्लेन कर रहा है, अब हम इन्हें देख लेते हैं। पोलीआर्टराइटिस न्यूडोजा डायग्नोसिस बाय द फाइब्राइड नेक्रोसिस। अब आपने हमेशा याद रखना है किसी भी टाइप का वास्कुलाइटिस है या वेसल्स इन्वॉल्व हैं तो उसमें नेक्रोसिस कौन सी होगी, फाइब्रिनाइड होगी। नेक्स्ट पे कहते हैं वैगनर ग्रैनुलोमस वेस्कुलाइटिस। अब इसमें भी वेस्कुलाइटिस है तो इसमें डायग्नोस्टिक फीचर क्या है, फाइब्राइड फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस होगी। नेक्स्ट पे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस ऑफ द पोलीआर्थराइटिस न्यूडोजा वेस्कुलाइटिस इन फीमेल जो है फाइब्राइड नेक्रोसिस इन आर्टिरियोल्स हो जाती है। नेक्स्ट पे कहते हैं पीएन का जो होता है वो हमारे पास किससे रिलेटेड होता है, हेप सी से।
पोली आर्थराइटिस निडोजा इज एसोसिएटेड विद द हैप्पी। अब आपने याद रखना है कि हमारे पास पोली आर्थराइटिस निडोजा जो होता है ना, वो किससे रिलेटेड होता है? हैप्पी से। पी एन का किससे रिलेटेड होता है? हैप्पी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत दफ़ा रिपीट होता है कि पी एन का किससे रिलेटेड है? हेपेटाइटिस बी से। और साथ में पोली आर्थराइटिस निडोजा किससे रिलेटेड है? पी एन का हैप्पी से। फिर कहते हैं एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन वेस्कुलाइटिस। ये पीएन का प्रेजेंट कहाँ पे होती है? पीएन का और सीएन का वेस्कुलाइटिस में। सीएन का इज एसोसिएटेड विद द ग्रैन्युल वैगनर ग्रैनुलोमाटोसिस, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है। A 6-year Japanese boy was brought to the ER with a severe chest pain while playing. On examination, he has severe conjunctivitis, edema of the lip. He is suspected to have an aortic aneurysm. What is probable diagnosis? याद रखना उसे कंजक्टिवाइटिस है, एडिमा ऑफ द लिप्स है और एओटिक एन्यूरिज्म है। तो याद रखना ये सारे फीचर्स किस में होते हैं बच्चों में? कावासाकी डिजीज में। पीछे भी मैंने टेबल में बताया। नेक्स्ट पे कहता है 9 month ओल्ड जापानीज बॉय, इसमें जापानीज भी इंपॉर्टेंट है। ई आर स्वेयर कंजक्टिवाइटिस है, एडिमा ऑफ लिप है, ओरल म्यूकोजा एंड सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, एन्यूरिज्म है। तो कॉज क्या है? कावासाकी डिजीज। A 55-year-old present with the right-sided headache। हेडिक हो रहा है उसे, वियल डिस्टर्बेंस याद रखना है। हेडिक और वियल डिस्टर्बेंस किसके कॉज से? जॉइंट सेल आर्टराइटिस के, या इसे कहते हैं टेम्पोरल आर्टराइटिस, जिसमें हमारे पास टेम्पोरल और ऑफ्थेल्मिक आर्टरी जो होती हैं वो इन्वॉल्व हो रही होती हैं। टेम्पोरल आर्टरी हेडिक करा रही होती है और ऑफ्थेल्मिक आर्टरी वियल ब्लाइंडनेस या वियल डिस्टर्बेंस कराएगी। नेक्स्ट पे हम आते हैं 71 पॉइंट पे। इसमें कहते हैं इन एक्सरसाइज, इसमें क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इज मेंटेन बाय इंक्रीज वेंटिकुलर कंट्रैक्टिलिटी। नीचे वो सारी चीज़ें बता रहा है कि एक्सरसाइज में क्या चीज़ इंक्रीज होती है, क्या चीज़ डिक्रीज होती है। अब कहते हैं एक्सरसाइज इफेक्ट ऑन बॉडी ऑन सीवीएस सिस्टम पे क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो विल अकर विद द सेंट्रल कमांड्स, इंक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो हो जाता है और डिक्रीज पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो हो जाता है विद एक्सरसाइज। ऑब्वियसली याद रखना है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी विद एक्सरसाइज और डिक्रीज हो जाएगी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या कराएगी? इंक्रीज हार्ट रेट कराएगी, इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी कराएगी, जो इन रिजल्ट इंक्रीज करा देगा स्ट्रोक वॉल्यूम और इंक्रीज हो जाएगी कार्डियक आउटपुट। कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टीरियोल्स डिक्रीज कराती है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है कि डिक्रीज होती है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इन एक्सरसाइज। इंक्रीज पल्स प्रेशर हो जाता है। कंस्ट्रिक्शन ऑफ द वेन इंक्रीजेज द वीनस रिटर्न, और हमारे पास इंक्रीज हो जाता है वीनस रिटर्न। सिर्फ एक चीज़ डिक्रीज हो रही है, वो क्या है? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब लोकल रिस्पॉन्स डायलिटेशन ड्यू टू मेटाबोलाइट सच एज द चाक, ये हमने पहले भी पढ़ा था। CO2 होते हैं, H पॉजिटिव, एडिनोसिन, लैक्टेट और पोटेशियम। डायलिटेशन ऑफ स्केल्टन आर्टीरियोज होती है, जो क्या कराती है? डिक्रीज करा देती है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को। याद रखना है वीनस रिटर्न इंक्रीज होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। इंक्रीज होता है हार्ट रेट, कंट्रैक्टिलिटी, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। ये एक इफेक्ट है ऑन सीवीएस सिस्टम। ऑन कार्डियक ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी एक्सपायरेशन। याद रखना है ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है? एक्सपायरेशन इंक्रीज होती है। जब हम एक्सपायर करते हैं एयर को, वो इंक्रीज हो जाती है। और जो हमारे पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होती है ना, वो टुवर्ड्स राइट मूव कर जाती है। कहाँ मूव करती है? राइट साइड पे मूव कर जाती है। और एक्सपायरेशन जो होती है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। एक्सरसाइजिक मसल जो होते हैं इंक्रीज कराते हैं CO2 प्रोडक्शन को। अब CO2 प्रोडक्शन इंक्रीज कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, CO2 ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज वेंटिलेशन रेट टू मैच द ऑक्सीजन कंजप्शन एंड द CO2 प्रोडक्शन। फिर कहते हैं इन एक्सरसाइज इंक्रीज कार्डिक आउटपुट एज अ रिजल्ट इंक्रीज द पल्मोनरी ब्लड फ्लो। इन एक्सरसाइज में क्या होता है कि इंक्रीज हो जाती है कार्डियक आउटपुट एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। इंक्रीज हो जाती है वेंटिलेशन परफ्यूजन बिकम मोर यूनिफॉर्म फ्रॉम एपेक्स टू द लंग्स। व्यू क्यू जो है ये बिकम मोर यूनिफॉर्म हो जाती है फ्रॉम एपेक्स टू द लंग्स। ऊपर से लेके नीचे तक जो होती है ना, एपेक्स टू द लंग्स, वो मोर जो होती है यूनिफॉर्म हो जाती है। नीचे अब इससे रिलेटेड MCQ दे रहा है। पेशेंट विद द लो कार्डियक reserve is asked to perform an exercise tolerance test. Which of the following will be most likely observed? Failure of the cardiac output to raise to meet the activity of the demand हो जाएगा। अब बेसिकली इसमें क्या कह रहा है? लोड कार्डियक रिजर्व्स हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा कि फेलियर ऑफ द कार्डियक आउटपुट हो जाएगा टू मीट द रिस्पॉन्स, क्योंकि उसके कार्डियक रिजर्व ही बहुत थोड़े हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज डिक्रीज ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज? याद रखना है हर चीज़ इंक्रीज हो रही थी, सिर्फ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रही थी। ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग अकर
तो इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द हाइपरकेलीमिया, तो ये हमारे पास स्टेनस एक्सरसाइज कराती है। ये क्या कराती है, हमारे पास हाइपरकेलीमिया करा देती है स्टेनस एक्सरसाइज, याद रखना है। एक्सरसाइज ज़्यादा करने से क्या होगा, हाइपरकेलीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट पे कहता है मैन वर्किंग इन द वेल वेंटिलेटेड रूम स्टार्टेड स्वेटिंग प्रोफ्यूजली ऑन एग्जामिनेशन, बीपी वाज हाई, पल्स टैकीकार्डिया एट रूम टेम्परेचर ऑफ 26, द मोस्ट लाइकली कॉज। ये कॉज है कि बंदे ने बैठे बैठे वहाँ पे एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसे पसीना आना शुरू हो गया, हाईली स्वेटिंग स्टार्ट हो गई है, और बीपी वाज हाई था, पल्स भी टैकीकार्डिक थी। इंक्रीज इन द आर्टीरियल प्रेशर विद डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कब होती है, एक्सरसाइज में होती है। आफ्टर स्ट्रेस और एक्सरसाइज व्हाट विल बी डिफरेंट इन द लेफ्ट एंड द राइट, सिस्टिक एंड द डायस्टोलिक ड्यूरेशन डिक्रीज होता है डायस्टोलिक एंड इंक्रीज होता है सिस्टलिक। आफ्टर स्ट्रेस और एक्सरसाइज में क्या होता है, व्हाट विल डिफरेंट इन द लेफ्ट एंड राइट, सिस्टलिक और डायस्टोलिक ड्यूरेशन। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है सिस्टलिक ड्यूरेशन और डिक्रीज हो जाता है डायस्टोलिक ड्यूरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, इसमें कहता है द मोस्ट important subjective cause of person feeling exhausted during exercise is increased heart rate। अब पर्सन ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो फील एग्जॉस्ट करता है उसका मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है कि इंक्रीज हो जाता है हार्ट रेट। आपको खुद भी पता होगा जब आप तेज़ भागते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, तो याद रखना है कि मोस्ट एग्जॉस्टेड आप तब फील करते हो ड्यू टू इंक्रीज इन हार्ट रेट। इंक्रीज इन एक्सरसाइज ब्लड फ्लो इज इंक्रीज टू द स्केल्टन मसल को ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और क्या कॉज करा देता है, हाइपरकेलीमिया कॉज करा देता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज देयर इज डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनी। अब ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर है कि किडनी को ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पे अगर किडनी की ऑप्शन ना हो तो सिप्लैंक्टिन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पे याद रखें, इन एक्सरसाइज ब्लड फ्लो इज इंक्रीज टू विच ऑर्गन बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम। तो हमारे पास इन एक्सरसाइज जो है सिंपैथेटिक सिस्टम में जो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है वो होता है स्किन को। ये हमारे पास कार्डियक जो यूनिट स्टार्ट किया था इसके फर्स्ट पेज पे इसका कॉन्सेप्ट जो था वो बहुत अच्छा था, वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। पेशेंट हैविंग द इंक्रीज राइट आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज सिस्टेमिक प्रेशर एंड डिक्रीज वीनस रेजिस्टेंस ड्यू टू एक्सरसाइज। याद रखना है वीनस रेजिस्टेंस जो होती है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस वो डिक्रीज कर जाती है, इंक्रीज हो जाता है सिस्टेमिक प्रेशर में, इंक्रीज हो जाता है आर्टीरियल प्रेशर में ड्यूरिंग एक्सरसाइज। डिक्रीज मीन आर्टीरियल प्रेशर, डिक्रीज रेजिस्टेंस टू द वीनस रिटर्न कब होती है, एक्सरसाइज में। अ पर्सन डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज व्हाट फैक्टर इज दिस कंडीशन इंक्रीजेज हिज रेस्पिरेटरी प्रोप्रियोसेप्शन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट पे कहता है an athlete is involved in the regular exercise during exercise the blood flow in all zone of the lung is that of जो तो हमारे पास जो जोन 3 ऑफ द लंग है ना उस तरह का बाकी सारे जोन्स में भी ब्लड फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट हम 72 पॉइंट देखते हैं। इसमें कहता है कॉजेज ऑफ एडिमा इन कंजेस्टिक हार्ट फेलियर जो होते हैं इंक्रीज हार्ट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। अब याद रखना है कि वो किसी भी अदर पोर्शन ऑफ बॉडी में पूछेगा कि इंक्रीज कॉज ऑफ एडिमा क्या है तो उसमें ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और साथ में अगर फॉर एग्जांपल हाइपर एल्बुमिनिया है या प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो वो कॉज कराती है हमारे पास एडिमा। लेकिन अगर वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की बात करें तो उसमें हमारे पास इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है वो क्या कॉज कराता है, एडिमा कॉज कराता है। नीचे वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात करता है, कहता है लिम्फेटिक फ्लो डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर, इंक्रीज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फेवर द फिल्ट्रेशन, इंक्रीज इन द कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर और कोलाइड ऑनकोटिक प्रेशर अपोजेस द फिल्ट्रेशन। रेफरेंस अगेन वो वही बात कर रहा है, रेफरेंस उसका वहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट पे कहता है 60-year-old मैन हाइपरटेंसिव एंड हैवी इस्कीमिक हार्ट डिजीज डेवलप द पीडल एडिमा। अब इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है तो उसमें एडिमा कौन कॉज कराएगा, हमेशा याद रखना है इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ द एडिमा इन द पेशेंट विद द हार्ट फेलियर। तो इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है वो होता है कॉज ऑफ एडिमा इन द पेशेंट विद द हार्ट फेलियर। इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एडिमा रिजल्ट फ्रॉम एन elevation of the capillary hydrostatic pressure. Increased hydrostatic pressure most commonly can result from the cardiac failure. One of the following change best describe the pathophysiology of involved in the production of the pulmonary edema in the patient with congestive heart failure. Increased hydrostatic pressure हो जाता है। नेक्स्ट पे कहता है कि यहाँ पे कहता है कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर की बात कर रहा है।
A 5-year-old child with a generalized edema है उसे earned protein यूरिया 3.6 है in 24 आर द मोस्ट कॉमन अंडरलाइक मैकेनिज्म जो होगा डिक्रीज कोलाइड या ऑनकोटिक प्रेशर होगा। सॉरी मैंने ऊपर शायद इंक्रीज बोल दिया था, लेकिन याद रखें डिक्रीज कोलाइड या ऑस्मोटिक प्रेशर जब कम हो जाता है तो हमारे पास जनरलाइज बॉडी एडिमा हो जाता है। लेकिन अगर क्रोनिक कंजेस्टिव फेलियर के बारे में बात करें कार्डिक फेलियर में, तो एडिमा कौन कराता है? इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। लेकिन अगर वो ओवरऑल जनरलाइज एडिमा की बात करें, साथ में कहे प्रोटीन यूरिया ये है, तो उसमें हमारे पास डिक्रीज कोलाइड ऑनकोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो एडिमा कॉज कराता है। A 5-year child developed the proteinuria with the generalized and the pedal edema. Which of the following is the mechanism for development of the edema? तो ये होता है हमारे पास decreased plasma colloidal pressure हो जाता है। A 5-year child presented with a generalized edema, investigation of child should be urine protein. हम पेशेंट में क्या चेक करेंगे? यूरिनरी प्रोटीन चेक करेंगे जिसमें जनरलाइज्ड एडिमा हुआ है। The most probable cause of the edema in the liver cirrhosis is due to deficiency of the albumin. लिवर सिरोसिस में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ एल्ब्यूमिन। अगर हमारे पास एल्ब्यूमिन जो है वो लेस देन 2.3 पे चला जाता है ना, तो ये हमारे पास क्या कराता है कि वहाँ पे एडिमा करा देता है लिवर सिरोसिस के पेशेंट में। एन एडल्ट विद द जनरलाइज्ड एडिमा एंड द यूरिनरी प्रोटीन जो होता है 6 ग्राम है डैमेज डन टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर जनरलाइज एडिमा है, यूरिनरी प्रोटीन हाई है, दैट मीन बेसमेंट मेम्ब्रेन का डैमेज हुआ है जिसकी वजह से परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई है और इंक्रीज प्रोटीन बाहर को मूव कर रहा है। इसके अलावा वो क्या कॉज कर रहा है? जनरलाइज एडिमा। इन केस ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ एडिमा फीट इज हाइपोप्रोटीनीमिया। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारे पास नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक सिंड्रोम पे मैंने एक वीडियो अलग से भी बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें एडिमा की जो कॉज होती है वो क्या होती है? हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाता है, क्योंकि नेफ्रोटिक में हमारे पास मैंने इसका निमोनिक उस वीडियो में कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो नेफ्रोटिक है इसमें हमारे पास प्रो आ रहा है, PRO आता है, तो प्रोटीन जो होते हैं हाइपर प्रोटीन यूरिया हो जाता है और बॉडी में प्रोटीन जो होता है वो कम हो जाता है, दैट विल कॉज द एडिमा। नेक्स्ट पे कहता है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एडिमा इन द नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज हाइपोएल्बिनीमिया या हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाता है। अ चाइल्ड हु इज एपैथिक हैज एडिमा स्किन लियंस द कॉज ऑफ एडिमा इज डिक्रीज लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन। A patient with the jaundice, generalized edema and ascites, the massive auscultation of the fluid in the abdomen is result of the hypoalbuminemia हो जाएगा। Massive accumulation of the fluid in abdomen क्या cause हो रही है इसकी? Hypoalbuminemia हो जाएगा। A 4-year boy present in the peri-orbital edema. Mechanism of edema is hypoalbuminemia with the salt retention. The options were different in different papers. Just clear the concept and remember the key. अब बेसिकली इसमें यह है कि हार्ट फेलियर का पेशेंट होगा, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का पेशेंट होगा, तो उसमें एडिमा हुआ है ना, तो उसका हमेशा आपने याद रखना है उसका कॉज होगा हमारे पास कि इंक्रीज हो गया हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। लेकिन अगर जनरलाइज बॉडी एनीमा है तो उसमें हाइपोप्रोटीनीमिया होगा, हाइपोएल्बिनीमिया होगा, साथ में उसमें हमारे पास एक कॉज की ये हो सकती है डिक्रीज हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर या डिक्रीज हो जाता है प्लाज्मा कोलाइडल प्रेशर। नेक्स्ट पे सम अदर MCQ एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें कहता है प्लाज्मा प्रोटीन और फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन ओनली इन मिनट अमाउंट बिकॉज देयर फिल्ट्रेशन इज अपोज इज मेनली स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चेंजेस होती हैं इन प्रोटियोग्लाइकेंस में ऑफ बेसन मेम्ब्रेन एंड इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट ऑफ द ड्रग मोस्ट लाइकली बाय इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो जाता है इन बोमन कैप्सूल्स में। If GFR increases, proximal tubular reabsorption and the water will increase by the process called the glomerulotubular balance. The most likely contribution to this process would be an increase हो जाता है in peritubular oncotic pressure में. There is very little protein in the glomerular filtrate. This is because all serum proteins are too large to fit through the glomerular pores of the combination of the pore size and the negative charges lining on the pores. ये सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। इन्हें आप 2 से 3 दफ़ा पढ़ेंगे तो ये आपको इजीली याद हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेज में सारे शॉक्स को वो एक्सप्लेन कर रहा है। अब मैं इस वाले शॉक्स की आपको थोड़ी फर्दर डिटेल्स भी बताऊंगी। पहले हम ये थोड़े MCQ पढ़ लेते हैं। कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द
Interstitial fluid increases with decrease in the plasma colloidal oncotic pressure. इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंक्रीज हो गया मतलब एडीमा हो रहा है, तो उसका कॉज क्या डिक्रीज हो रहा है, प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. A lady drowned in the water. She was taken out and the resuscitated. Developed ARDS. The most likely mechanism is pulmonary interstitial edema हो जाएगा उसे. ARDS में क्या होगा, pulmonary interstitial edema हो जाएगा. A 50-year-old man known to have the hepatoma developed the dependent edema with the dilated abdominal wall vein. The most likely structure involved in this patient is inferior vena cava. याद रखना है कि डिपेंडेंट एडिमा का कॉज जो होता है वो क्रोनिक कार्डिक फेलियर में वो क्या होता है हमारे पास इंफीरियर वेना केवा विच ऑफ द फैक्टर डोंट कॉज द इंक्रीज इन एडिमा. तो ये हमारे पास कॉज बता रहा है इंक्रीज इन आर्टीरियोलर कंस्ट्रिक्शन जो होती है ये कॉज नहीं कराती इंक्रीज इन आर्टीरियल एडिमा. नेक्स्ट पे हमने इसमें पढ़ने हैं शॉक्स की सारी टाइप. टेक अ ब्रेक और फिर हम इसे दोबारा स्टार्ट करते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं इसका 73 पॉइंट्स जिसमें वो सारे टाइप के हमारे पास शॉक्स जो है उन्हें एक्सप्लेन कर रहा है. हम वन बाय वन सारे शॉक्स को पढ़ेंगे इसमें. सबसे पहले कहता है डिफरेंस बिटवीन द एनाफाइलेक्टिक एंड द हाइपोवोलेमिक शॉक जो होता है इसमें कार्डियक आउटपुट का डिफरेंस आता है. जो हमारे पास कार्डियक आउटपुट है वो आपने हमेशा याद रखना है. एक हमारे पास कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होती है सेप्टिक शॉक में और दूसरी हमारे पास इंक्रीज होती है एनाफाइलेक्टिक शॉक में. इसके अलावा बाकी सारे टाइप्स ऑफ शॉक में हमारे पास कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो रही होती है. याद रखना है ये बहुत बेसिक पॉइंट है कि सिर्फ एनाफाइलेक्टिक शॉक और सेप्टिक शॉक में कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज होती है. बाकी सारे टाइप्स ऑफ शॉक में जो है कार्डियक आउटपुट वो होती है हमारे पास डिक्रीज. अब बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि एनाफाइलेक्टिक शॉक जो होता है ना ये हमारे पास होता क्या है. ये हमारे पास एक एलर्जिक रिएक्शन होता है. अगर कोई एलर्जन आता है जैसे कि पीनट से पेशेंट को एलर्जी है तो उसमें क्या कॉज कराता है वो एनाफाइलेक्टिक शॉक कॉज कराता है. अब इसके फीचर्स जो है एनाफाइलेक्टिक शॉक के वो क्या होते हैं, हमारे पास स्किन रैश हो जाता है. स्किन रैश के अलावा पेशेंट जो है वो नोजिएटेड फील करता है, नोसिया हो जाता है, साथ में उसे वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है. ये सारे मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ एनाफाइलेक्टिक शॉक के. उसमें क्या होता है सडन बीपी ड्रॉप होता है, सडन बीपी ड्रॉप कर जाता है एनाफिलैक्टिक शॉक में. इसके अलावा ब्लॉकिंग हो जाती है ऑफ ब्रेथ की, ब्रेथ जो है वो मुश्किल से आती है. और पल्स जो होती है इसमें फास्ट होती है और वीक होती है. पल्स हमेशा याद रखना है फास्ट एंड वीक होती है. और अगर वो हमें पूछे कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफिलैक्टिक शॉक क्या है तो हमने याद रखना है कि एपिनेफ्रीन जो है हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर एनाफिलैक्टिक शॉक. ये सारे फीचर थे हमारे पास एनाफाइलेक्टिक शॉक के. ये बेसिकली हमारे पास इम्यून सिस्टम टू रिलीज फ्लड ऑफ केमिकल्स दैट कॉजेज द रिएक्शन. अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि फ्लड ऑफ केमिकल्स निकलता है, इम्यून सिस्टम रिलीज करता है जो हमारे पास क्या कराता है एनाफाइलेक्टिक शॉक कॉज कराता है. नीचे हम फर्दर टाइप ऑफ शॉक पढ़ते हैं जिसमें हमारे पास है एक हाइपोवोलेमिक शॉक. अब हाइपोवोलेमिक शॉक जो होता है ये सडन लॉस ऑफ फ्लूइड या ब्लड अगर हो जाता है, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है सडन लॉस ऑफ ब्लड या फ्लूइड हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या कॉज कराएगा हाइपोवोलेमिक शॉक कॉज कराएगा. इससे इसका एक और नाम होता है हाइपोवोलेमिक शॉक का, इसे कहते हैं लो वॉल्यूम शॉक. इसमें हमारे पास क्या होता है प्रीलोड कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट भी हमारे पास कम हो जाता है लेकिन हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है क्योंकि हार्ट कोशिश कर रहा होता है कि वो ब्लड को पंप करे. और इसके अलावा हमारे पास इसमें जो आफ्टर लोड है या सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है. सेकंड पे हम पढ़ते हैं ये है कार्डियोजेनिक शॉक. इसमें क्या होता है कि इसमें जो हार्ट है वो प्रॉपरली या तो ब्लड को एनफ पंप नहीं करता कि वो बॉडी की नीड्स को पूरा कर सके. कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है हार्ट प्रॉपर पंप नहीं करता कि वो बॉडी की नीड्स को मीट कर सके जो हमारे पास ब्लड निकलता है हार्ट से ड्यूरिंग कंट्रैक्शन. और इसमें पेशेंट जो होता है उसमें वो कन्फ्यूजन में चला जाता है, स्टेट ऑफ शॉक में चला जाता है. इसमें पेशेंट में कोल्ड क्लैमी स्किन होती है. ये एक्यूट एमआई में होता है. कोई भी कार्डियक रिलेटेड कंडीशन होती है तो उसमें कौन सा शॉक होगा कार्डियक जेनिक शॉक होगा. हार्ट फेलियर में होता है, वॉल्वुलर डिस्फंक्शन में होता है, एरिथमियास में होता है. इसमें हमारे पास हार्ट रेट अगेन इंक्रीज हो जाएगा और ये सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा. ऑक्सीजन डिलीवरी इसमें भी कम हो रही थी, इसमें भी कम होगी.
नेक्स्ट पे आता है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एक ना मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जो प्रिवेंट करती है कि या तो ब्लड को प्रॉपर फिलिंग नहीं हो रही, ब्लड को प्रॉपर सप्लाई नहीं जा रही, ब्लड की रिटर्न वीनस रिटर्न प्रॉपर नहीं जा रहा, ब्लड की प्रॉपर फिलिंग नहीं होती, या दूसरे नंबर पे ये होता है कि एनफ ब्लड जो होता है वो पंप नहीं कर पाता हार्ट। किसी भी साइड पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या ब्लड आने वाली लार्ज वेसल्स में या जाने वाली लार्ज वेसल्स में कि ब्लड या तो हमारे पास रिसीव नहीं कर रहा, प्रॉपर फिलिंग नहीं हो रही, या वो पंप प्रॉपर नहीं कर रहा कि वो बॉडी की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा ड्यू टू मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। तो हमारे पास ये लीड करती है टुवर्ड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। इसमें ये कहता है कार्डियक टेम्पोनेट में होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, एम्बोलिज्म टेंशन में, और टेंशन निमोथोरैक्स में होता है। और ये इसमें भी कोल्ड क्लेमी स्किन होती है। प्रीलोड इसमें कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कार्डियक आउटपुट कम होती है हमेशा, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है और इंक्रीज़ हो जाती है वैस्कुलर रेजिस्टेंस। लास्ट पे आता है हमारे पास सेप्टिक शॉक। अब सेप्टिक शॉक याद रखना है कि ये ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती हैं जो सेप्सिस कॉज करती हैं। बाकी सारे टाइप ऑफ शॉक में हमारे पास कोल्ड क्लैमी स्किन थी, इसमें भी कोल्ड क्लैमी स्किन थी, इसमें भी कोल्ड क्लैमी स्किन थी, लेकिन जो हमारे पास ये शॉक होगा सेप्टिक जो बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं, इसमें वार्म स्किन हो जाएगी। और इसमें ब्लड प्रेशर जो होता है वो ड्रॉप करता है आफ्टर इन्फेक्शन। ये हमारे पास सारे फीचर थे सेप्टिक शॉक के। इसमें हमारे पास एक चीज़ ये होती है, ऑक्सीजन डिलीवरी इंक्रीज कर जाती है और इसमें वेजो डायलेशन होती है। बाकी सारों में हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, लेकिन इसमें वेजो डायलेशन ऑफ आर्टरीज होती है, यानी उनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो इंक्रीज नहीं करती, वो डिक्रीज हो जाती है। और साथ में हमारे पास कार्डियक आउटपुट जो होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है। अगेन याद रखना है कि कार्डियक आउटपुट सिर्फ एक एनाफिलेक्टिक शॉक्स में इंक्रीज करता है, दूसरा हमारे पास सेप्टिक शॉक में इंक्रीज करता है, बाकी सारों में हमारे पास कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट फर्दर एक और टाइप है जो उसने टेबल में दी, वो है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक की हमारे पास ट्रायड होती है। इसमें आता है हमारे पास हाइपोटेंशन होती है ट्रायड में, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया और ब्रेडिकार्डिया। ये इसकी ट्रायड है, हाइपोटेंशन होती है, हाइपोथर्मिया होता है और ब्रेडिकार्डिया होता है इस न्यूरोजेनिक शॉक में। फिर कहते हैं न्यूरोजेनिक शॉक अकर ड्यू टू लॉस ऑफ द वेसोमोटर टोन हो जाती है। न्यूरोजेनिक शॉक इज एसोसिएटेड विद अ डिक्रीज सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर। नेक्स्ट पे वो कहते हैं सेप्टिक शॉक की बात करते हैं। आप सेप्टिक शॉक में कहते हैं कि पुअर प्रोग्नोसिस किसका होता है सेप्टिक शॉक में, अगर हमारे पास डीआईसी हो जाए, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन हो जाए, तो इसका वेरी पुअर प्रोग्नोसिस होता है। वेजोडाइलेशन एंड द हाइपोटेंशन और द फीचर ऑफ टाइप ऑफ शॉक जो होते हैं, वेजोडाइलेशन हो रही होती है, मैंने यहाँ भी बताया कि इसमें वेजोडाइलेशन हो रही होती है, ये किसका फीचर है सेप्टिक शॉक का, साथ में हाइपोटेंशन इन द फीचर ऑफ किसके होते हैं सेप्टिक शॉक के। नेक्स्ट पे हाइपोवोलेमिक शॉक की बात करते हैं। इसमें कहता है कि आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी डिवेल्प एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है, बीपी लो है, टैकीकार्डी है, तो इसमें हाइपोवोलेमिक शॉक होगा ड्यू टू वॉल्यूम लॉस की वजह से ड्यूरिंग सर्जरी या हेमरेज की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है। द बेस्ट पैरामीटर फॉर द फ्लूइड रिससिटेशन इन हाइपोवोलेमिक शॉक इज इंक्रीज इन द यूरिन आउटपुट। फिर कहते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक डिफर फ्रॉम द हाइपोवोलेमिक शॉक बाय इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। याद रखना है एनाफिलेक्टिक शॉक डिफर करता है हाइपोवोलेमिक शॉक से इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होती है ओनली इन सेप्टिक शॉक और साथ में एनाफिलेक्टिक शॉक में। बाकी सारे टाइप ऑफ शॉक में चाहे वो हाइपोवोलेमिक हो, कार्डियक हो या ऑब्स्ट्रक्टिव हो, उसमें क्या होता है कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट पे कार्डियोजेनिक शॉक की बात करता है, कहता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट रिलेटेड कोई भी मसला होगा तो वहाँ पे कौन से टाइप का शॉक होगा, कार्डियोजेनिक शॉक होगा। देन अदर्स में कहता है पेशेंट आफ्टर एक्सीडेंटल ब्रूजेस ऑन द थाई। अब उसे एक्सीडेंट हुआ, मतलब रोड ट्रैफिक अगर एक्सीडेंट हो जाए ना, तो वहाँ पे अगर कोई वूंड बन जाए, कोई जख्म लग जाए, तो वहाँ पे क्या होता है इन्फेक्शन हो जाती है, और इन्फेक्शन होने के बाद अगर फॉल स्पेलिंग डिस्चार्ज हो जाए तो उसमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो होता है वो हो जाएगा पेशेंट को। बेसिकली इन्फेक्टेड वूंड जो होता है ना, वो हमारे पास क्या कराता है, इन्फेक्टेड वूंड हमारे पास कराता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो हमेशा जो वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का या एक्सीडेंटल वूंड होगा वो हमारे पास क्या होगा, इन्फेक्टेड वूंड होगा, तो वो हमारे पास क्या कराएगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। अ यंग बॉय डेवलप द फीवर, हाइपोटेंशन एंड द एरिथमेटोसिस पैचेस ऑल ओवर द ट्रंक एंड द लिम्स। नेक्स्ट पे कहता है टॉक्सिन इन्वॉल्व इज एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन्स होते हैं। नेक्स्ट पे कहता है डीआईसी इज कॉज बाय द एंडोटॉक्सिन शॉक। डीआईसी हमारे पास